Good morning students, I am Vinit Uttam, your assistant teacher, and today we will discuss about the chapter number 4 of civics, electoral politics. Students, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर में जो भी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है वो मोस्टली हम लोग पहले की क्लासेस में कवर कर चुके हैं और मैंने आपको कई बार इन चीज़ों के बारे में डिटेल में समझाया है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार इन सब चीज़ों को फिर से जल्दी से रिवाइज करेंगे। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले कि देखिए इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे कि इलेक्शंस क्यों होने चाहिए। ठीक, इसमें एक एग्जाम्पल दिया है हरियाणा असेंबली इलेक्शन का, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें ये बताया जाता है कि हरियाणा में हमेशा से कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन बाद में वहाँ पर चौधरी देवीलाल ने एक संघर्ष किया जिसको न्याय युग कहा गया, स्ट्रगल फॉर जस्टिस। ठीक है, और उन्होंने बाद में एक नई पार्टी का गठन किया। उन्होंने ये कहा कि अगर मेरी सरकार बनती है, उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा लोक दल। तो देवीलाल जी ने कहा कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं और जो छोटे व्यवसायी हैं, दुकानदार हैं या बिजनेसमैन हैं, मैं उनके सभी कर्जे माफ़ कर दूंगा। ये बातें लोगों को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने देवीलाल जी के बातों को अच्छे से सुना और उनके पक्ष में वोट किया। जब रिजल्ट आता है तो उस स्टेट में मतलब हरियाणा में 90 सीटें थी, 90 सीट्स थी, जिसमें कि 76 सीट लोकदल पार्टी को मिलती हैं और देवीलाल जी वहाँ के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था वैसा ही उन्होंने काम भी किया। जो छोटे किसान थे या छोटे बिजनेसमैन थे, उन सबके कर्जे माफ़ कर दिए। लेकिन इसके बाद फिर जब अगले इलेक्शन हुआ 1991 के आसपास, तो उस समय दोबारा देवीलाल जी चुनाव लड़े, लेकिन उनकी पार्टी चुनाव जीत नहीं पाई। अब बातें करते हैं कि इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों होती है, वाई डू वी नीड इलेक्शंस। देखिए, इलेक्शन की ज़रूरत इसलिए होती है कि अगर एक ही व्यक्ति अगर एक ही व्यक्ति बार बार सत्ता में रहेगा तो वो डिक्टेटरशिप हो सकती है, और अगर ये परिवारवाद या आनुवंशिक होने लगेगा तो भी एक तरीके से तानाशाही आ जाएगी। इलेक्शंस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हमें अपने किसी भी ज़रूरत को अगर सरकार तक पहुंचाना है, हमें अगर मान लीजिए कि हमारे एरिया में किसी चीज़ की कोई दिक्कत है, अब हम उसको सरकार के पास अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो हम स्वयं वहाँ जाकर बात नहीं कह सकते। इसीलिए हम उस कंस्टिट्यूएंसीज में एक व्यक्ति को अपना ऐसे रिप्रेजेंटेटिव उसको इलेक्ट कर लेते हैं, और इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट किया गया जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो अपने लोकल एरिया की जो समस्याएं होती हैं वो सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम फतेहपुर में रहते हैं, यहाँ पर अगर हमें किसी एरिया में मान लीजिए जल भराव की समस्या है, तो अब इसके लिए हमको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम सीधे अपने एमएलए या एमपी के पास जाएंगे, उनसे अपनी बात कहेंगे, उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताएंगे, और फिर वो लोग सरकार के पास हमारी समस्याओं को लेकर जाएंगे और उसका निराकरण हो जाएगा। इसलिए भी ये इलेक्शन जरूरी है। इलेक्शन से एक फायदा ये भी हो जाता है कि जो व्यक्ति हम चुनकर भेजते हैं वो इसलिए भी काम करता है कि अगर उसने काम नहीं किया तो जो नेक्स्ट इलेक्शन आएगा तो हम उसको सत्ता से हटा सकते हैं। ठीक है, हम किसी दूसरे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएगा, हम ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे और उनको बाहर कर देंगे। ठीक है, बात करते हैं कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। तो इलेक्शन डेमोक्रेटिक होने चाहिए कि नहीं। तो देखिए, हमारे यहाँ भारत में जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से ही होते हैं।
मैं आपको बताता हूँ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का मतलब ये होता है कि जो कैंडिडेट है, जो कोई भी कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ रहा है तो उसको जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, मतलब डायरेक्ट इलेक्टेड वोटिंग सिस्टम होना चाहिए, जिसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहा जाता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब ये होता है कि कोई भी 18 या 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, गोरा हो, काला हो, बिना किसी भेदभाव के वो अपने मत का प्रयोग कर सकता है और उसके मत की, उसके वोट की वही वैल्यू होगी जो किसी अन्य व्यक्ति की होगी, मतलब समान, एक व्यक्ति एक वोट। तो जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि या जनता जब डायरेक्ट अपने मताधिकार का प्रयोग करके रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है तो उसको डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहा जाता है। इट इज गुड टू हैव द पॉलिटिक्स कंपटीशन, मतलब क्या जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है क्या ये सही है? देखिए, इसका अपना अपना एक तरीका है, कुछ लोग उसको सही मानते हैं, कुछ लोग गलत मानते हैं, ये तो अपने अपने व्यूज की बात है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग अपने हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन है ये सही है। इससे होता क्या है कि कुछ लोग अगर एक बार सत्ता में आ गए और उन्होंने अगर सही तरीके से सरकार नहीं चलाई या जनता के हित में कार्य नहीं किया तो जो अपोजिशन है वो अपोजिशन उन कमियों को जनता तक पहुंचाता है। सरकार की जो नीतियां होती हैं, जो कैंपेनिंग्स होते हैं, जो स्कीम्स होती हैं, उनमें जो भी कमी होती है वो जनता तक पहुंचाने का काम अपोजिशन करता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उनमें पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, जिससे जो अपोजिशन उसको लगता है कि अगर हम सरकार की कमियों को गिनाएंगे तो अगली बार जनता हमको सत्ता देगी और उनको बाहर कर देगी। मेक्स द वर्ल्ड अवेयर द प्रॉब्लम्स येट द अपॉर्चुनिटी टू यूज द कंपटीशन। ठीक है, तो बहुत सारे लीडर्स भी ऐसे करते हैं, बहुत सारे लीडर्स ऐसे करते हैं कि जब मैनिफेस्टो जारी किया जाता है तो उसमें कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारी योजनाएं हैं, घोषणा मतलब मैनिफेस्टो एक तरीके का अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं। तो मैनिफेस्टो जारी के चुनाव के पहले जो मैनिफेस्टो जारी किया जाता है वो एक तरीके का वादा होता है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम ये चीजें करेंगे। इससे होता क्या है कि जब एक पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है तो फिर दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है तो उसके पास एक प्रेशर होता है कि उसको और अच्छा मैनिफेस्टो जारी करना होगा, बताना होगा लोगों को कि हम और अच्छा क्या करने वाले हैं, जिससे कि जनता उन्हें ना चुनकर हमें इलेक्ट करे। ठीक है, तो ये भी एक होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम। देखिए, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कैसे अपने यहाँ चुनाव होते हैं, ये देखना है। सबसे पहले होता है इलेक्टोरियल कंस्टिट्यूएंसीज के बारे में। इलेक्टोरियल कंस्टिट्यूएंसीज का मतलब होता है कि एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र, मतलब कि ये जनसंख्या के आधार पर एक क्षेत्र चुना जाता है और उसको एक निर्वाचन क्षेत्र का नाम दिया जाता है, इसी को बोलते हैं पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसीज। ठीक है ना, इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र, मतलब कि एक ऐसा क्षेत्र जो एक एरिया को कवर करेगा और उसके अंदर रहने वाली जो भी आबादी है वो वहां पर खड़े किए गए कैंडिडेट्स को ही वोट कर सकते हैं। उसकी अपनी एक सीमाएं होती हैं। देखिए, अपने यहाँ का अगर प्रोसेस के बारे में बात करें हम लोग तो सबसे पहले तो होता क्या है कि सबसे पहले अगर चुनाव के लिए तो एक तो जो निर्वाचन आयोग होता है वो सबसे पहले एक डेट डिक्लेयर करता है। डेट डिक्लेयर करने के साथ ही वो ये बताता है कि यहाँ पर कब और किस डेट में कितने चरणों में मतदान कराए जाएंगे, मतलब वोटिंग करवाई जाए, किस किस डेट को करवाई जाएगी। फिर इसके बाद वो नॉमिनेशन की डेट मतलब
नॉमिनेशन की डेट फाइनल करने के लिए वो बताता है। इलेक्टोरल रोल के बारे में वो बताता है। इलेक्टोरल रोल का मतलब होता है वोटर लिस्ट को तैयार करना, मतलब जो पुराने लोग अब इस दुनिया में नहीं रह गए उनका नाम वोटर लिस्ट हटाया जाता है और नए लोग जो 18 वर्ष की उम्र को अब पा चुके हैं उनके नए नाम से जोड़े जाते हैं। नॉमिनेशन का टाइम आता है। नॉमिनेशन के टाइम के समय जो कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहते हैं वो जाके कलेक्ट्रेट के सामने अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं, मतलब कि वो अपने कागज डॉक्यूमेंट्स देते हैं और ये बड़े फॉर्म भर के बताते हैं कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। इसके बाद विड्रॉल का टाइम आता है। उसमें एक टाइम दिया जाता है कि अगर कोई कैंडिडेट बाद में चाहता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ तो एक समय होता है उसके उस समय में जाकर वो कैंडिडेट अपना नाम वापस ले सकता है। फिर कैंपेनिंग का भी समय आता है। कैंपेनिंग का मतलब होता है प्रचार। तो जो पार्टियां होती हैं, जो चुनाव के कैंडिडेट्स लड़ रहे होते हैं, वो जनता के पास आकर अपने चुनाव का प्रचार करते हैं। वो ये बताते हैं कि हमारी सरकार ने ये मैनिफेस्टो जारी किया है, हमारी पार्टी ने या हमने ये मैनिफेस्टो जारी किया है और हम आपके लिए ये सुविधाएं या ये फैसिलिटीज़ करने वाले हैं। हम इसको अपने बताते हैं कि हमारा क्या आगे का प्रोजेक्ट है, क्या ड्रीम है, स्कूल्स कॉलेज को लेकर, एजुकेशन को लेकर, मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, एग्रीकल्चर के लिए। तो जो भी उनके आगे के विजन्स होते हैं वो अपने मैनिफेस्टो में बताते हैं, उसको प्रचारित करते हैं। फिर वोटिंग के लिए इलेक्टोरल बूथ बनाए जाते हैं। इलेक्टोरल बूथ इसलिए बनाए जाते हैं कि जो भारत के रहने वाले लोग हैं वो अपने नज़दीकी पोलिंग बूथ पर जाकर वो वहाँ पे अपने मतदान का प्रयोग कर सकें। ठीक है, तो अब आगे हम लोगों को समझना ये है कि इसके आगे क्या होता है। वोटिंग तो हो गई, अब इसके आगे होता है वोटिंग की काउंटिंग कार्य। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि वोटिंग खत्म होती है तो उसके 1 दिन 2 दिन या 3 दिन बाद का एक डेट निर्वाचन आयोग जो है वो जो इलेक्शन कमीशन है वो डेट दे देता है और वो ये बताता है कि इस दिन काउंटिंग की जाएगी और इस दिन आप जो भी चुनाव है उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो उसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जो कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, वो सभी की मतों की जो संख्या है, जो वोट्स की काउंटिंग है वो की जाती है और ये देखा जाता है कि कौन सा कैंडिडेट जीता है और कौन सा हारा और किसको कितने मत मिले हैं। तो हमारे भारत में सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का मतलब ये होता है कि उसका किसी के अंडर पे रह के काम नहीं करना है। मतलब ये है कि वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है। वो चुनाव के समय किसी भी पद पर बैठे व्यक्ति का दबाव अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। वो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है और सभी को समान अवसर और सभी को समान संरक्षण देने का वो काम करता है। चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद जब से अधिसूचना जारी की जाती है तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स होती है वो सारी के सारी इलेक्शन कमीशन के पास चली जाती हैं और वह अपने गाइडलाइंस पे सारे चुनाव करवाता है। फिर बात करते हैं हम लोग चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि क्या हम फ्री और फेयर इलेक्शन करा सकते हैं। फ्री और फेयर इलेक्शन का मतलब होता है कि पूरी तरीके से ऐसे इलेक्शंस जिसमें कोई करप्शन ना हो। ठीक है, होता क्या है कि देखिए बहुत सारे चुनाव ऐसे होते हैं जिनमें से बहुत सी पार्टियां या कैंडिडेट जनता को किसी न किसी तरीके का लालच दे देते हैं जिसमें बहुत सारी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह होती है। होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, अब उसने अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में ये कहा कि जो भी व्यक्ति मुझे वोट देगा उसको मैं पैसे दूंगा। तो लोग पैसों की वजह से भी वोट जो उनकी अपना वोट है वो कैंडिडेट को दे देते हैं। कभी कभी दूसरे लालच भी होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है इलेक्शन कमीशन के पास
कि वो इस तरीके की सभी लॉन्ड्रिक्स को रोके और जो चुनाव है वो पूरी तरीके से सही होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। बट इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी क्वेरी, देन you can ask me. Till then, bye bye.